हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग सुरक्षित हैं, घर में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं और अपना भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। डीएसएमएस की सीरीज का जो अगला लेक्चर है वो हम लोग बट वेल्ड के बारे में पढ़ना था हम लोगों को। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पूरा कि अभी तक जो वेल्डिंग का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें फिलेट वेल्ड को पूरी तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया होगा। ठीक है। अब आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को कंप्लीट करिए। बट वेल्ड का कॉन्सेप्ट आज देखना है। क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखा है, मैं उसको लगवा दूंगा। मैंने बोला था कि बट वेल्ड का पूरा एक ही लेक्चर में हम लोग का खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है। और सबसे बड़ी जरूरी बात कि आप लोगों को जो भी शिकायत होती है कि सर दिखाई नहीं दे रहा, तो प्लीज अभी से वीडियो को तुरंत से 360p पर क्वालिटी को मेंटेन करिए। जल्दी से सेटिंग में जाइए नीचे और वीडियो क्वालिटी को 360p पर कम से कम, अगर मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो 360p पर इसको तुरंत मेंटेन कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको क्वालिटी बेटर मिल पाए। इज दैट क्लियर? तभी दिखाई दे पाएगा आप लोगों को। ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि बट वेल्ड क्या है और उससे जुड़े न्यूमेरिकल कैसे होंगे। ठीक है। इससे थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो थ्योरी को भी बड़े ध्यान से समझिएगा, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि जब मैं शुरुआत किया था वेल्डिंग पढ़ाना तो मैंने टाइप ऑफ वेल्ड आपको समझाया था, जिसमें फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड दोनों ही टाइप के वेल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि जब एक दूसरे पर प्लेटों को चढ़ा के जोड़ते हैं तो उसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं। और फिलेट वेल्ड पर जनरली शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। जब खींचते हैं प्लेटों को तो उनके वेल्डिंग में जो कटाव होता है वो शियर फेल्योर के कारण होता है, और उसका थ्रोट थिकनेस यानी कंठ मोटाई जिस पर फेल्योर हो रहा था वो वेल्ड साइड में के से गुणा करके हमने निकाला था। ठीक है। क्या था कि थ्रोट थिकनेस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेन या मिनिमम एरिया ऑफ थिकनेस। ठीक है। वो थिकनेस पर कम से कम एरिया हम लोगों को मिल रहा था जिस पर फेल्योर हो सकता था। तो अभी जो बट वेल्ड पढ़ रहे हैं तो बट वेल्ड का मतलब आप जानते हैं कि जब प्लेटों को आमने सामने इस तरह से टिका करके, पूरा इस तरह से आमने सामने रख करके और आमने सामने पर इसके इस क्षेत्र को पिघला करके इसमें पूरी वेल्डिंग इस तरीके से की जाती है। इसमें पूरा वेल्डिंग ऐसे कर दिया गया, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमने बाहर कर दिया। ठीक है। ये वेल्डिंग जो की गई है ना इन दोनों प्लेटों के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं कि आमने सामने रखा गया है, इसलिए कौन सी वेल्डिंग है? ये बट वेल्डिंग की गई है। ठीक है। अब बट वेल्डिंग में एक चीज बताइए, जब प्लेटों को हम लोग इधर से खींचेंगे इस तरीके से, तो इस बट वेल्ड पर कौन सा स्ट्रेस काम करेगा? उसमें तो स्लाइड हो रहे थे तो शियर काम कर रहा था, और इसमें यहीं से वेल्डिंग फटेगी तो इसका मतलब है यहाँ क्या काम करेगा? टेंशन काम करेगा। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए, टेंशन काम करेगा तो कितना अच्छा है। अगर मैं इनको इस तरीके से समझूं प्लेटों को, कि प्लेटें हमारी किस तरीके से हैं, सपोज करिए प्लेटें इस तरीके से हैं। अगर हमारी प्लेट इस तरीके से है, ऐसे है प्लेट सपोज करिए। ठीक है। और वेल्डिंग इनमें ऐसे कर दी गई है, पूरा भर दिया गया, इसकी पूरी लंबाई में वेल्डिंग भर दी गई। ठीक है। ये प्लेटें आपस में ऐसे आके जुड़ी और उनमें वेल्डिंग कितनी लंबाई तक, जैसे सपोज करिए ये प्लेट की लंबाई है यहां से यहां तक, ये प्लेट की इस तरह से चौड़ाई है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा है, इसी में वेल्डिंग भरी गई इसी लंबाई में। ठीक है। तो वेल्ड की लंबाई यहां पर क्या होगी? एल बराबर, तो आप कहेंगे कि अगर पूरे प्लेट की चौड़ाई में किया गया है तो प्लेट की चौड़ाई के बराबर वेल्ड की लंबाई होगी। प्लेट की चौड़ाई अगर यहां से यहां तक बी है तो वेल्ड लेंथ भी क्या होगी? वही होगी। उसमें क्या था, फिलेट वेल्ड में वेल्ड लेंथ अक्सर ट्रांसवर्स होता था या फिर लेटरल होता था। इसमें जितनी प्लेट की चौड़ाई है उतने ही के बराबर क्या होता है, इसमें इसकी वेल्ड की लंबाई होती है। अगर कम करेंगे तो बताया रहेगा कि फिर इतना ही लंबा, सपोज यहां से यहां तक पूरा न किया आपने, यहीं से यहां तक आधा किया, तो ऐसे केसेस में बातें अलग होती हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, पूरा वेल्डिंग किया जाता है, तो इस वजह से प्लेट की चौड़ाई के बराबर वेल्ड की लंबाई होती है। ठीक। चलिए, लंबाई आपको पता चल गया। अब जब फटेगा ये पूरा तो बताइए यहां से ऐसे कटेगा तो किस एरिया पर टेंशन काम करेगा? तो आप कहेंगे कि सर एरिया जो होगी वो एल इंटू वेल्डिंग की मोटाई। एक चीज जानते रहिएगा, वेल्ड की मोटाई यहां से यहां तक ये पूरा तो भरा गया इसमें वेल्डिंग पूरे में, लेकिन थोड़ा सा वेल्डिंग ऐसे बाहर भी निकला रहता है, और जो वेल्डिंग बाहर निकला रहता है उसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है
कि वो वेल्डिंग ज्वाइंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, हमेशा जब दो प्लेटों को आमने सामने चिपका के जोड़ा जाता है तो उनके बीच में तो मटेरियल थोड़ा उठा के भी वेल्डिंग कर दी जाती है, इसलिए कि वहां पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हो जाए, एक्स्ट्रा मजबूती आ जाए। दूसरा, अगर उसमें चिपका के भरेंगे तो उन जोड़ों में पानी वानी घुसने के कारण उनका जल्दी से डीके हो जाएगा, मतलब जल्दी से वो खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा उभार देके छोड़ने से ज्वाइंट क्या होता है, मजबूत होता है। तो वो एक्स्ट्रा जो उभार दिया गया रहता है वो थोड़ा सा, वो बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना चाहिए कि अगर आप प्लेट वगैरह कहीं पर चलने वलने के लिए लगाई गई या फिनिशिंग के लिए तो वो उस पर क्या होने लगे, फिर आपको टक्कर मारने लगे। बहुत थोड़ा सा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 mm तक आप इसको ऊपर उठा सकते हैं वेल्डिंग को। प्लेट का ये लेवल है, करके प्लेट के लेवल से मैक्सिमम 3 mm, उससे कम ही करिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वेल्डिंग आपने देखा कि बट वेल्डिंग हो गई। अब अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें यहां पर हम लोग, ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ में सिंपल कहेंगे सर ये एल हुआ और इसकी जो गहराई है वही उसी एरिया पे काम करेगा। अगर हम इसको यहीं से काट दें इस पूरे को तो क्या होगा, अरे एल लंबाई और गहराई कितना है, तो कहेंगे प्लेट की मोटाई अगर यहां से यहां तक टी है तो वही तो गहराई है। कहेंगे नहीं सर, टी तो प्लेट की मोटाई है, वेल्डिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन जो रेनफोर्समेंट आप उठाए उसको काउंट नहीं करना है स्ट्रेंथ में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर टी मोटाई की प्लेट है तो टी के ऊपर तक अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखिए, स्ट्रेंथ होता क्या आपने जाना, बार बार मैं कहता हूं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एरिया इनटू क्या होता है, स्ट्रेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, एल लंबाई तक वेल्डिंग हुई है, टी मोटाई तक हुई है और स्ट्रेस एफ टी यानी टेंशन काम कर रहा है। तो जो वेल्डिंग, जो बट वेल्ड का स्ट्रेंथ होता है वो यही होता है। स्ट्रेंथ को अगर मैं पीएस से दिखाऊं तो इस तरीके से, या इसको पीटी से इसलिए दिखा लीजिए क्योंकि टेंसाइल है। ठीक है, तो आपका पीटी का इज इक्वल टू एल इंटू टी इंटू एफ टी होगा। एक चीज तो जान गए आप कि एल लंबाई तक हुआ है, टी कितना लेना है। तो अच्छा एक बात बताइए, ऐसे प्लेट है, अगर प्लेट ऐसे होती तो एक प्लेट ऐसे होती और दूसरी प्लेट कुछ कम मोटाई की होती। सपोज करिए ये T2 है और ये T1 है मोटाई की। ठीक है, अब इनको आपस में कनेक्ट करते तो क्या यहां तक वेल्डिंग करते कि यहीं तक वेल्डिंग करेंगे, ये बताइए, ऐसे ही तो वेल्डिंग होगी। अब इसके बाहर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्लेट फिर फट जाएगी। अगर पूरा कर भी देते हैं तो फटना तो इसी प्लेट को है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्लेट पतली हो स्ट्रेंथ हमेशा उसी प्लेट के अनुसार निकाली जाएगी। तो इन दोनों में T2 T1 में कौन लिया जाएगा, T1। तो हमेशा यहाँ पर T जो रहता है, अगर दोनों बराबर माप की हैं प्लेटें मोटाई की तब तो ठीक है, अगर कम माप की हैं तो हमेशा पतली प्लेट की मोटाई के बराबर आपको T का वैल्यू लेना है। दूसरी जरूरी चीज कि अच्छा इसको कहेंगे क्या, ये जो पतली प्लेट की मोटाई है इसको हम लोग एरिया का जो हमने T लिखा है ना, वो एक्चुअली T प्लेट की मोटाई नहीं है, वो है थ्रोट थिकनेस। जैसे उसमें था उसी तरह इसमें भी है थ्रोट थिकनेस। समझ में आ रही बात, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, वो थिकनेस जिस पर फेल्योर होता है। तो टी वो है। अब T1 T2 में कौन थ्रोट थिकनेस है, तो कहेंगे T1 थ्रोट थिकनेस है। बात समझ में आ गई। ये प्लेट की मोटाइयां अलग अलग है, लेकिन जब हम थ्रोट थिकनेस की बात करेंगे तो थ्रोट थिकनेस पतली प्लेट की मोटाई के बराबर लिया जाता है। वो भी तब जब वेल्डिंग आप करने जाते हैं ना, तो हो सकता है वेल्डिंग कर रहे हो और ऊपर का हिस्सा जो है उसमें वेल्डिंग हो गई हो और अंदर वेल्डिंग ना घुस पाई हो, बीच में कुछ हिस्सा ऐसे वेल्डिंग में ऐसे यहां तक गया और उसके बाद ऊपर से किए तो अब इसके बाद यहाँ खाली रह गया बीच में। तो क्या बताइए, पूरा मोटाई काफी मोटी अगर प्लेटें हो तो उनमें वेल्डिंग पूरा अंदर तक जा पाएगी, तो आप कहेंगे सर नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही तो उस केस में थ्रोट थिकनेस पूरा टी लेना सही है, क्योंकि ज्वाइंट तो अब कमजोर हो गया। तो पूरी मोटाई तक जब वेल्डिंग हुई ही नहीं तो क्या थ्रोट थिकनेस पूरा ले लें, तो मेरा जवाब होगा नहीं। इस केस में जब फुल पेनेट्रेशन ना हुआ हो, अगर फुल पेनेट्रेशन, इफ फुल पेनेट्रेशन इज नॉट अकर, तब के केस में जो थ्रोट थिकनेस होगी वो 5/8 T1 ली जाएगी। मतलब जहां T1 क्या है, पतली प्लेट की मोटाई है, और T जो है, T मतलब थ्रोट थिकनेस, वो उसका 5/8 ही लिया जाएगा। कोड कहता है कि जब फुल पेनेट्रेशन नहीं हुआ रहता है तब 5/8 T1 ही लिया जाता है। किसको, थ्रोट थिकनेस को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कैसे पता चलेगा आपको कि फुल पेनेट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है,
उसके लिए डिपेंड करता है कि जो जोड़ रहे हैं आप प्लेटों को वो किस तरीके से जोड़े हैं। जैसे अभी तक ये बताइए, ये समझ में आया कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पीटी जो होता है वो एल इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू एफ टी होता है। और यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू जो है एक्चुअल और इफेक्टिव जैसा कोई कहानी नहीं है, यहाँ पर जितना आप वेल्डिंग करेंगे पूरा इफेक्टिव ही रहेगा, ठीक है बराबर। उसमें क्या था कि फिलेट वेल्ड में हम घटाते थे 2s यानी साइज ऑफ वेल्ड को माइनस करते थे किनारों पर, यहाँ पर जो एल इफेक्टिव है वही एल एक्चुअल है, ठीक है। टी थ्रोट थिकनेस है और एफ टी टेंसाइल स्ट्रेस है जो जनरली 142 देता है या 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm देता है। ऐसे वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप 150 मान लेंगे, ठीक है। अब एक चीज को यहां समझिएगा, हमने स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला दिया, उसमें टी के लिए दो कहानियां हुई। पहले या तो टी पतली प्लेट की मोटाई के बराबर रखिए और जब फुल पेनिट्रेशन ना हुआ रहे तब उसको 5/8 T1 कर दीजिए। लेकिन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखिए हिसाब होता है। बट वेल्ड के भी टाइप होते हैं, कैसे, जैसे यहां पे समझिए चीजों को, टाइप ऑफ बट वेल्ड, देखिए टाइप ऑफ वेल्ड नहीं मैं कह रहा हूं, टाइप ऑफ बट वेल्ड कह रहा हूं, ठीक है। बट वेल्ड जैसे उसमें जब आप टाइप किए थे तब तो बट वेल्ड फिलेट वेल्ड, फिर फिलेट वेल्ड में हमने देखा था कुछ वेल्ड जो थी लेटरल थी, कुछ ट्रांसवर्स वेल्ड थी, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड में दो टाइप का हुआ, एक लेटरल एक ट्रांसवर्स। इसी तरीके से बट वेल्ड में जो होता है वो हम उसको अगर हम लोग बांट लें तो एक तरफ हमने कॉलम बना लिया सिंगल, एक तरफ हमने कॉलम बना लिया डबल। अब इसमें क्या कहानी है ध्यान दीजिएगा, एक चीज आती है कि जब भी प्लेटें मोटी हों, मतलब काफी मोटी मोटी प्लेटों को जोड़ना हो ताकि संभव ना हो पा रहा हो, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, संभव ना हो पा रहा हो इनको पूरी तरह से, इसमें मटेरियल देखिए अक्सर होता है कि दोनों तरफ से करेंगे, इधर से अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो नीचे तक तो पहुंचेगा नहीं, फिर पलट के नीचे वाले को करना पड़ेगा। मान लीजिए जमीन पर रख के आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा कुछ गहराई तक होगा, लेकिन फिर पलटिए और नीचे वाले को फिर से करिए, और उसमें भी दिक्कत है कि पूरा पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ऊपर से प्लेटों को कुछ हद तक काट देते हैं, ऐसे काट दिया हमने, सपोज करिए ऐसे काट दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ से, ठीक है, ऐसे काट दिया हमने। अब प्लेटें जो आपस में जोड़ी गई उनको अगर किनारे किनारों से काट दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं चैम्फरिंग करना प्लेट का। चैम्फरिंग करने का मतलब होता है, ये आपसे नहीं पूछेगा क्या कहते हैं, तो चैम्फरिंग अगर कर देते हैं आप प्लेट का तो प्लेट कट जाती है साइड से और उसमें वेल्डिंग मटेरियल क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। अब वेल्ड मटेरियल भरेगा भी तो पूरा इस हिस्से में तो भर जाएगा पूरा, ऐसे इस तरीके से ऐसे, लेकिन उधर वाले में फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसको कहते हैं, इस टाइप का जब एक तरफ की जाए तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगल वी बना रहा है ना, सिंगल वी बट वेल्ड। इसको हमने क्या कहा, सिंगल वी बट वेल्ड। इसी तरीके से अगर ऐसा किया जाए कि प्लेटों को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए, देखिए सिंगल वी की जगह अब क्या हुआ, अब डबल वी हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल वी बट वेल्ड। आपकी बुक में ये सब बना हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। एक चीज जान लीजिए, वी टाइप का ऐसे हुआ सिंगल वी डबल वी, इसी तरीके से ऐसा होता है कई बार, इस टाइप से, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल यू बट वेल्ड। और इसको दूसरा इसी तरीके से बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए अब देखिए यू एक ऊपर भी बना है एक नीचे भी बना है, ये वी बना रहा था ये यू बना रहा है, इसमें केवल एक तरफ बना है तो सिंगल यू, और इसको क्या कह देंगे हम लोग, डबल यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा देखें, इसको हम लोग कहते हैं ऐसे, देखिए केवल एक प्लेट में हुआ है, दोनों में नहीं, केवल एक प्लेट में हुआ है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे इसको सिंगल
जे बट वेल्ड, ठीक है, सिंगल जे बट वेल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसी प्लेट में दोनों, जे का मतलब देखिए ये इस टाइप से घूमा है इसलिए जे कह रहे हैं इसको। इस तरीके से आप दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें इसमें क्या होता है, एक प्लेट तो सीधी लेकिन दूसरे वाले में दो जे बने रहते हैं, मतलब एक ऐसे और एक नीचे से, तो इसको हम लोग सिंगल जे, इसको क्या बोलेंगे, डबल जे। और लास्ट में आता है बेवल ज्वाइंट। बेवल का मतलब होता है वी टाइप का ही रहेगा लेकिन केवल एक प्लेट में इस तरीके से रहेगा, इसको बोलते हैं, देखिए इसको वी नहीं कह सकते हैं आप, दोनों में नहीं कटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस टाइप से जब रहता है तो सिंगल बेवल, सिंगल बीवेल। और अगर इस तरीके से रहता है इस टाइप से, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो प्लीज अपनी बुक का भी सहारा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इस आप अपनी बुक का भी सहारा ले सकते हैं, इसके लिए देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं डबल बीवेल, ठीक है, डबल बीवेल। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। एक बार तो ये भी जान लीजिए कि टाइप भी कभी कभी आ जाता है और ये डायग्राम बना के आपको उसमें लिखना होता है कि बट वेल्ड कितने टाइप के होते हैं, समझाइए। अब जान लीजिए जितने सिंगल वाले हैं, मतलब चाहे वो वी हो, चाहे यू हो, जे हो और बीवेल हो, इन सब। और एक और चीज होता है, एक चीज जान लीजिए, एक होता है इस टाइप से सिंपल सीधे प्लेटों को ले जाके आमने सामने रख करके ऐसे जोड़ना, इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं पेन स्क्वायर, पेन स्क्वायर, ठीक है। जितने भी सिंगल वाले हैं, ठीक है, उन सब में फुल पेनिट्रेशन नहीं होता है, मतलब इसमें थ्रोट, जितने भी सिंगल है, थ्रोट थिकनेस 5/8 T1 लिया जाएगा। जितने भी सिंगल टाइप के हैं, चाहे वी हो, यू हो, जे हो, बीवेल हो, सब के सब अगर तो उसमें फुल पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, पूरी वेल्डिंग नहीं जा पाती है। इस वजह से इसको जब हम लेते हैं थ्रोट थिकनेस को तो हमेशा T1 का 5/8 कर लेते हैं, और जब डबल पेनिट्रेशन किया रहेगा तब T इज इक्वल टू पूरा का पूरा T1 हम लोग ले लेंगे। तो मजबूत कौन सा हुआ, इसमें थ्रोट थिकनेस कम है, इसमें ज्यादा है, इसलिए हमेशा डबल वाले को वरीयता दी जाती है बनाते समय भी, और मजबूती भी इसकी अच्छी होती है। आई होप बट वेल्ड में आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि बट वेल्ड में L इंटू टी इंटू एफ टी होता है, जिसमें T थ्रोट थिकनेस है। थ्रोट थिकनेस कब 5/8 T1 ली जाएगी, कब T ली जाएगी, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब सीधे सीधे अगर आप न्यूमेरिकल समझ लेते हैं तो बट वेल्ड यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका कहानी, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और ये याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है आपको बनाने के लिए भी और नाम लिख करके समझाने के लिए भी। उसमें बता देंगे कि इसमें फुल पेनिट्रेशन है, इसमें डबल वाले में फुल पेनिट्रेशन है, फुल पेनिट्रेशन, और इस वाले में जो होता है वो पार्शियल पेनिट्रेशन, पार्शियल मतलब आंशिक, पार्शियल पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, कहानी पूरी से कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि फुल पेनिट्रेशन क्या है और हाफ या पार्शियल पेनिट्रेशन, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड यहीं से क्लियर हो जाता है। अब आगे देखिए न्यूमेरिकल्स पर हम लोग जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी होंगे, सिंपल सिंपल है, कैलकुलेटर बस रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 10 mm गुणा 100 mm गुणा 10 mm माप की दो चपटी पत्ती, 100 mm गुणा 10 mm की दो चपटी पत्ती, मतलब ऐसे 100 है, अगर इस टाइप से पत्ती है, ठीक है, ये इस तरीके से 100 है और मोटाई इसकी 10 है, और दो चपटी पत्ती, दो चपटी पत्ती का मतलब क्या हुआ समझिए, ऐसे रखा है पूरा इस टाइप से। अब ये यहां से यहां तक 100 mm है, 100 mm, और ये मोटाई कितनी है इसकी 10 mm है, दोनों एक ही साइज के हैं, जोड़ दिया गया। बोला गया कैसे, दो चपटी पत्ती बट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई हैं यदि अनुगेय तनन प्रतिबल, यानी FT की वैल्यू कितना दे दिया है, FT की वैल्यू दे दिया है 142 न्यूटन पर स्क्वायर mm दे दिया है। उसके बाद बोला है तो निम्न प्रकार के वेल्ड की सामर्थ्य बताइए। इसमें वेल्डिंग एक बार जो की गई, पहली बात कि इकहरा वी यानी सिंगल वी बट वेल्ड हो, तो सिंगल वी का मतलब हुआ पेनिट्रेशन पार्शियल होगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ जो होगी PT वो क्या हो जाएगी 5/8 T1 इंटू हो जाएगा L इंटू क्या हो जाएगा FT। 5/8 करेंगे, T1 का वैल्यू दोनों एक ही मोटाई की है तो 10 ले लिया, L का वैल्यू 100 mm मोटाई तक, ऐसे पूरा 100 mm जितनी चौड़ाई है उतना तक वेल्डिंग होगा, यानी ये हो जाएगा 100 और FT 142। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से सब लोग, आप लोग भी कर लिया कीजिए मेरे साथ तो बहुत बेहतर रहेगा।
आ गया 88 पॉइंट, या इसको पूरा लिख लें 88750 न्यूटन, या फिर इसी को कहते हैं 88.75 किलो न्यूटन। समझ में आ गई बात? 88.75 किलो न्यूटन। चीजें पूरी तरह से क्लियर हैं। अब दोहरा के केस में देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि दोहरा यू बट वेल्ड हो। दोहरा यू का मतलब पहला एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा कह रहा है डबल यू मतलब फुल पेनिट्रेशन। तो पीटी का क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे पार्शियल पेनिट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फुल पेनिट्रेशन में क्या होगा, तो वहां पे सीधे T1 इंटू एल इंटू एफ टी लिया जाएगा, ठीक है। T1 क्यों, क्योंकि 5/8 नहीं होगा, डबल है तो पूरी तरह से हो जाएगा वेल्डिंग। T1 का वैल्यू 10 हो गया इंटू, अब यहाँ पे इसका वैल्यू 100 और ये 142, तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये 1000 है, ये 142 है, तो 142 के आगे 1000 लगा दीजिएगा, 142 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी पूरी तरीके से। आई होप चीजें क्लियर है आपको। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन और आपसे क्या बोला है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको बस इसका दोनों का आंसर हो गया। बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने होंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन फिलेट वेल्ड के आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है 110 mm गुणा 12 mm और 110 mm गुणा 8 mm, ठीक है। यानी एक प्लेट तो ऐसी है 110 गुणा 12 mm और दूसरी प्लेट 110 गुणा 8 mm, ठीक है। यानी इसकी मोटाई क्या है, ये 12 है और ये कितनी है 8 है, पूरी यहां से यहां तक mm में दोनों, ठीक है। अब इसमें कहानी ये है कि इसकी, लेकिन इन दोनों की जो है ना, ये लंबाई जो है दोनों की वो सेम है। लंबाई सेम होने का अर्थ क्या हुआ, इस टाइप से लंबाई दोनों की सेम है, हालांकि दोनों का जो मोटाई है वो तो लंबाई कितनी है 110 इसका भी है 110 इसका भी है, यानी यहां से यहां तक 110 mm हो गया। अब एक चीज बताइए, इसका पीटी किस पर लिया, तो टी क्या होगा, थ्रो थिकनेस T1 होता है, जहां पतली प्लेट की मोटाई कितनी है 8 mm है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा थ्रो थिकनेस कितना हो जाएगा, टी बराबर 8 mm। तो टीटी की वैल्यू क्या होगी, तो पहले बताइए 8 mm तो है, लेकिन फुल पेनिट्रेशन है कि हाफ, बोला गया कि दो चपटी पत्तियां दोहरे वी बट वेल्ड से, यानी यहाँ पर दोहरा वी का मतलब क्या हो जाएगा, फुल पेनिट्रेशन, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका, लिख देंगे हम लोग इसकी लंबाई L I इंटू टी, आई इंटू क्या हो जाएगा FT। L का वैल्यू 110, T का वैल्यू पूरा 8 mm लिया जाएगा, FT का वैल्यू 142 इसमें भी दिया गया। देखिए यहाँ पर अनुग्रह प्रतिबल दिया है 142 न्यूटन पर स्क्वायर, हम नहीं दिया रहता तो 150 ले लेते। इसको सॉल्व कर दीजिए, 142 इंटू 8 इंटू 110, यानी आंसर हो जाएगा आपका 124.96, 124.96 न्यूटन, या फिर कह सकते हैं 124.96 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। 124.96 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये पूरा बट वेल्ड का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का था। अब यही चीज कहीं घुमा के बोल दे बट वेल्ड का डिजाइन करिए, तो डिजाइन कुछ अलग, जैसे हमने हर जगह पढ़ा क्या, स्ट्रेंथ और डिजाइन दोनों, तो डिजाइन जैसा, डिजाइन में कुछ निकाल, इसमें सब दिया है, स्ट्रेंथ निकालना है। अगर इसी में से लंबाई गायब कर दे, सपोज करिए L गायब कर दे, कहेगा कि ये बताइए कि एक प्लेट पर इतना लोड आ रहा है और उसमें उसकी मोटाई इतनी है, तो बताइए कितना लंबाई वेल्डिंग किया जाए। तो वहीं से L बराबर क्या करेंगे आप, पीटी अब लोड दिया रहेगा, अरे लोड नहीं दिया रहेगा तो डिजाइन कैसे होगा, पीटी दिया रहेगा डिवाइडेड बाई टी इंटू एफ टी कर दीजिएगा, आ जाएगा निकल करके स्ट्रेंथ। तो बट वेल्ड के डिजाइन में कुछ नहीं है, बस एल पूछेगा या पीटी दिया रहेगा या पीटी दिया रहेगा तो एल, यही इतना ही काम करना है आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहानी बहुत इजी है, इसका डिजाइन से कोई मतलब नहीं होता है, इसका मेन कहानी होता है इसकी स्ट्रेंथ निकालने से। आई होप आपको बट वेल्ड पूरी तरह से क्लियर होगा। अब एक चीज जान लीजिए, वेल्डिंग का चैप्टर यहीं से खत्म होता है पूरा, जितना भी फिलेट वेल्ड था बट वेल्ड था दोनों पढ़ लिया हमने। अब कुछ चीजें और जान लीजिए इसमें थ्योरेटिकल क्या होती हैं। थ्योरेटिकली ये होता है कि कई बार जैसे आपने जितना भी डिजाइन किया ना उसका कोड का, जैसे आरसीसी में रिकमेंडेशन होता था ना कि आप इतने से ज्यादा दूरी पर स्टीरअप नहीं रख सकते हैं, छड़ों के बीच का गैपिंग जो है इससे कम या ज्यादा नहीं होगा, ये सब चीजें कोड ने बोली थी ना। इसी तरह वेल्डिंग में भी बहुत सारी चीजें कोड ने बोली हैं। जैसे क्या क्या बोला है, तो बोला है कि जब फिलेट वेल्ड करेंगे तो एक से दूसरे वेल्ड के बीच की दूरी उसकी प्लेट की मोटाई के 16 गुने से ज्यादा नहीं होगी। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोड का रिकमेंडेशन है, जिसमें जांच करना होता है क्या हमने जो डिजाइन किया है वो सही है कि नहीं।
तो वो सब आपके किताब में सीक्वेंस बना के दिया हुआ है, या फिर जो नोट्स मैंने भेजा है उसमें भेजा गया है। फिर भी आप उस पर लेक्चर चाहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया सर, तो उसका मुझे भेज दीजिए, कि आप किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेजिए, अदरवाइज इसको एक बार नोट से पढ़ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी, और दूसरा चीज कहेंगे सर हम कैसे पढ़ लें, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है हम लोग का ना, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर, उसमें डिजाइन के बारे में देखिए। इसमें ना केवल आप सीखे हैं कि जो जो जोड़ा जाता है, चाहे रिवेट जोड़ा जाए चाहे वेल्डिंग जोड़ा जाए, इनको करना कैसे ये आपने सीखा है। इनका करके क्या बनाना है अभी तक देखिए, अभी तक खाली प्लेट जोड़े जा रहे हैं आप, चाहे ऐसे चढ़ा के जोड़ दिए चाहे ऐसे, लेकिन उन प्लेटों का बनेगा क्या, और बनेगा तो उसी समय असल डिजाइन का कहानी अब शुरू होगा। ये दोनों चैप्टर की मदद से हम अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो आगे वाले चैप्टर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं दोनों से भर भर के आएंगे। आपको एग्जाम में अपने टॉप करना है, ये दोनों चैप्टर पढ़ जाइए, आप 40+ नंबर ले आएंगे। ये दोनों तो सीखने के लिए था कि पढ़, देखिए हर चैप्टर डिजाइन सिखाने के लिए था, ये दोनों नहीं करेंगे तो वो नहीं समझना, और उन दोनों को पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर खुल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अगर, तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए, जल्दी ही दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।